जय हिंद। नमस्कार साथियों, ओआरओपी 3 टेबल की समय सीमा समाप्त। नई तारीख का ऐलान 15 अगस्त को संभावित। डीए 53% का आदेश जारी। अगस्त की सैलरी के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। सेना में एनओके यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन में बदलाव। रक्षा मंत्री का लोकसभा में महत्वपूर्ण जवाब। स्पर्श पेंशन सिस्टम पर सवाल, लोकसभा में रक्षा मंत्री का जवाब। रक्षा मंत्रालय वित्त द्वारा जारी सर्कुलर 675 में पूर्व सैनिकों की महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, पांचों अपडेट पर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ें, आप सबसे मेरा रोज की तरह अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, ओआरओपी 3 टेबल सूत्रों के आधार पर 10 अगस्त तक आनी थी पर अभी तक नहीं आ पाई। 26 जुलाई 2024 को लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री जी द्वारा ये जवाब में कहा गया था कि ओआरओपी 3 सरकार के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। 10 जुलाई 2024 का जो लेटर आपने देखा होगा उसके आधार पर ओआरओपी 3 टेबल ईजीडीए में तैयार हो रही है पर अभी तक सामने नहीं आई। तो देरी के दोस्तों दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो टेबल को सावधानी पूर्वक बनाई जा रही है क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्शन थे रैंक वाइज टेबल ठीक नहीं बनी थी, तो उस पर कुछ जो भी विसंगतियां थी उसको दूर कर रही होंगी सरकार। उन विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए टेबल तैयार हो रही होगी, या तो तब डिले हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आने वाले 15 अगस्त का इंतजार हो कि सरकार इस पर अपनी घोषणा करे, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन 10 अगस्त को स्टाफ साइट की द्वारा जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये ओआरओपी 3 पेंशन टेबल 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। सिपाही से सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन तक के लिए ये जारी कर दी स्टाफ साइट ने। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओआरओपी 2 से ओआरओपी 3 में क्या बदलाव है, ये पूरा यहाँ पर बताया गया है और साथ में टेबल भी इन्होंने अटैच की हुई है। ओआरओपी 3 में पेंशन टेबल और इसमें शामिल क्या आंकड़े लिए गए हैं, ओआरओपी 3 में पेंशन टेबल के मुख्य मुद्दे क्या हैं, ओआरओपी 3 में पेंशन में कितनी होगी वृद्धि, हवलदार और अन्य रैंक के लिए ओआरओपी 3 में पेंशन में क्या वृद्धि हुई, ये सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये 10 अगस्त को इनके द्वारा ये जारी कर दी। दोस्तों सेकंड अपडेट में बात करेंगे दोस्तों, अभी भी सोशल मीडिया में कंफ्यूजन बनाया हुआ है कि आपका डीएडीआर 53% होगा या 54% हो गया। एक बार जब AICPN इंडेक्स के आंकड़े जारी हो गए हैं और उसमें 50% से 3% बढ़ने के बाद आपका DADR 53% हो गया है, तो 4% बढ़ोतरी का मेरे हिसाब से कोई सवाल नहीं उठता दोस्तों। ये एकमात्र कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताऊं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब लेटर भी जारी हो चुके हैं कि 53% के आधार पर पे एंड अलाउंसेज इस अगस्त के महीने में दिया जा रहा है। DA की बात हो रही है दोस्तों। ये आप लेटर देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 8 अगस्त 2024 को एक सर्कुलर नंबर 5 जारी कर दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन दैट अप्रूवल और कॉर्पोरेट ऑफिस वाइड ये लेटर नंबर डेटेड 7/8/2024 हैज बीन रिसीव्ड फॉर पेमेंट ऑफ रिवाइज्ड रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस पेएबल टू BRBNMPL एम्प्लॉय विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2024। अकॉर्डिंगली रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस पेएबल इज रिवाइज्ड फ्रॉम 50% to 53% ऑफ बेसिक पे, अर्थात इनको ये 53% के आधार पर लागू कर दिया गया है दोस्तों। जैसे कि आप पैरा 2 में देखेंगे, पेमेंट ऑफ DA एट रिवाइज्ड रेट अलॉन्ग विथ एरियर्स ऑफ DA फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024 विल बी पेड अलॉन्ग विथ सैलरी ऑफ अगस्त 2024। यानी कि जुलाई का एरियर और अगस्त की सैलरी के साथ आपका बढ़ा हुआ जो DA है वो इनको देने जा रही है। तो शीघ्र ही DR पर भी लेटर की घोषणा हो जाएगी और उस पर भी मेमोरेंडम नोट फाइनेंस के द्वारा जारी हो जाएगा दोस्तों। अब साथियों अगली अपडेट में बात करेंगे एनओके नेक्स्ट ऑफ किन या नेक्स्ट ऑफ किन में डिफेंस में बदलाव होने जा रहा है। जैसे हमें पता है यदि डिफेंस में जाने के बाद नेक्स्ट ऑफ किन यदि अनमैरिड है तो माता या पिताजी में से एक होता है, यदि मैरिड हो गया तो उसका जो नेक्स्ट ऑफ किन है यानी कि एनओके उसकी वाइफ हो जाती है दोस्तों। 5 जुलाई को आपने देखा होगा गैलेंट्री अवार्ड 14 बलिदानी समेत 36 जवानों को मिले कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। अब इस सम्मान के बाद ही एनओके पर कुछ सवाल उठे थे। लोकसभा में सरकार से पूछा गया कि क्या आप एनओके में कुछ बदलाव या कुछ उसमें संशोधन करने जा रहे हैं, तो क्या सवाल था वो देख लेते हैं। अब ये सवाल था दोस्तों, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय सैन्य कार्य विभाग लोकसभा आंतरिक प्रश्न संख्या 3207 में श्री इमरान मसूद जी के द्वारा सैनिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता के बारे में पूछा गया है। यहाँ अब
अब यहाँ पर पूछा, क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौम है, क्या यह सच है कि सैनिकों के माता पिता ने सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाए गए कानून में संशोधन की मांग की है? कौम है, यदि हाँ तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है? गौ में फिर कहा उन्होंने, क्या सरकार वित्तीय सहायता के लिए बनाए गए कानूनों में संशोधन करने का विचार रखती है? और गौ में यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं इसके क्या कारण है? ये यहाँ पर सवाल पूछे गए गौ से लेके गौ तक। तो उत्तर में रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी के द्वारा जवाब दिया गया गौ से गौ तक का जी हाँ, यानी कि इसमें संशोधन हो रहा है। पारिवारिक पेंशन को पति पत्नी और माता पिता के बीच बांटने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है। यानी कि ये प्रस्ताव सरकार के पास गया है, लेकिन अभी विचाराधीन है, इस पर विचार चल रहा है। अब अगली अपडेट में हम बात करेंगे दोस्तों, क्या स्पर्श पेंशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो लोकसभा में आंतरिक प्रश्न संख्या 3150 के अंतर्गत श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग द्वारा स्पर्श पेंशन संवितरण योजना पर सवाल पूछा गया। क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि में क्या सरकार ने स्पर्श पेंशन संवितरण योजना के कार्यान्वयन में कर्मियों को दर्शाने वाला कोई आंतरिक नोट दस्तावेज तैयार किया है? ख में यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग में क्या सरकार को स्पर्श पेंशन संवितरण योजना के संबंध में पेंशन प्राप्तकर्ताओं अन्य हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं? और ग में यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यानी कि पेंशन प्रणाली में जो स्पर्श से समस्या आती है दोस्तों, उसी के बारे में इसमें पूछा गया है इन शॉर्ट। तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी के द्वारा क और ख में क्या बताया गया वो समझ लेते हैं। यहाँ पर बताया कि स्पर्श रक्षा पेंशन स्वीकृति और संवितरण के लिए शुरू किया गया नवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उनका कहना है कि ये जो स्पर्श शुरू हुआ था एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हितधारकों एवं लाभार्थियों की संतुष्टि के लिए नोटिस एवं रिपोर्ट की गई समस्याओं को शीघ्रता से निपटारा किया गया है। मंत्रालय पेंशन भोगी एवं हितधारकों के हित लाभ के लिए स्पर्श प्रणाली की लगातार निगरानी कर रहा है। गौ और घौ में उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों द्वारा नोटिस किए गए एवं सूचित किए गए मुद्दों का शीघ्र निवारण किया गया है। हितधारकों एवं पेंशन भोगियों की संतुष्टि के लिए स्पर्श प्रणाली में सुधार किए गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो भी स्पर्श प्रणाली है इसमें सुधार किए गए हैं, और जब भी इसमें शिकायतें मिलती तो उसका तुरंत निदान किया जाता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया है दोस्त। अगली अपडेट में हम बात करेंगे सर्कुलर नंबर 675। जो भी स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो पेंशनर्स हैं या पेंशन धारक हैं या नॉमिनी हैं, उनके लिए ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक समझें और सुने। अब जैसा आपके सामने ये लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, 9 जुलाई 2024 का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस के द्वारा ये जारी किया गया। एड्रेस 2 में आप देखेंगे 1 से लेकर 13 को ये दिया है, और कॉपी 2 पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पीपीजी को ये दिया गया दोस्त। सब्जेक्ट ये आपके सामने है, इश्यू ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय पीसीडीएपी प्रयागराज फॉर क्लियरिंग ऑफ पेंशनर पब्लिक फैमिली पेंशनर्स बैंक अकाउंट्स एंड फाइनल विड्रॉल बाय द नॉमिनी। और रेफरेंस यहाँ पर सर्कुलर नंबर 228 का भी यहाँ पर दिया गया दोस्तों। अर्थात मैं इसको संक्षिप्त में आपको बता दूं ताकि टाइम भी बचे और समझ में भी आ जाए। इस लेटर के 2 पार्ट हैं जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें पीसीडीएपी प्रयागराज द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में बताया गया है, जो कि पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के बैंक खातों को बंद करने और नॉमिनी द्वारा अंतिम विड्रॉल कैसे करना है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो इसमें 2 भाग में हमने बांटा है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट भाग में इसका बताया गया 3 बिंदु पर इसमें बात की गई। नंबर 1, यदि किसी पेंशन भोगी या परिवार पेंशन भोगी का निधन हो जाता है और उसका खाता स्पर्श के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहा था, तो उस खाते में जमा शेष राशि को निकालने के लिए नामांकित व्यक्ति को पीसीडी यानी प्रयागराज से एनओसी प्राप्त करना होगा। जिसका भी अकाउंट स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है, ऐसे पेंशनर्स को उस विड्रॉल के लिए आपको पहले पीसीडीए से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। नंबर 2 पॉइंट, यदि कोई परिवार पेंशन स्वीकृत नहीं की जा रही है या परिवार में कोई योग्य सदस्य नहीं है, तो बैंक खाते में शेष धन को बैंक द्वारा पीसीडीए प्रयागराज को लौटाया जाएगा। थर्ड में उसने कहा कि यदि परिवार पेंशन स्वीकृत की जाती है तो शेष धन को अंतिम निपटान के बाद परिवार के सदस्य को भुगतान कर दिया जाएगा। अब इसका जो पार्ट 2 है यहाँ पर आप देखेंगे, इस पोर्शन में क्या बताया गया, पहले कि कोई योग्य लाभार्थी न होने की स्थिति में यदि उस अकाउंट का कोई भी लाभार्थी योग्य नहीं है, तो उस हालत में क्या करना है, बैंक को पेंशन भोगी के खाते में शेष धनराशि यानी कि पीसीडीए प्रयागराज को लौटाने का निर्देश दिया गया है। दूसरा, यदि पेंशन
स्वीकृत नहीं की जा रही है तो बैंक धनराशि को तुरंत पीसीडीए प्रयागराज को भेज सकता है। दूसरा इसका है पीसीडीए प्रयागराज द्वारा बैंक को क्या निर्देश दिए। पीसीडीए प्रयागराज बैंक को धनराशि वापस करने के लिए निर्देश देगा जब मृत्यु की सूचना के बाद अंतिम निपटारा हो जाएगा। दूसरे में अंतिम निपटारे और बैंक खाते के समापन के लिए आवश्यकता अनुसार शेष धन को नामांकित व्यक्ति या पीसीडीए प्रयागराज को भेजा जाएगा। थर्ड में राशि की वापसी कैसे करेगा बैंक। पीसीडीए प्रयागराज द्वारा बैंक से धन प्राप्त होने के बाद इसे तुरंत आरबीआई के माध्यम से पीसीडीए प्रयागराज के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। तो इसमें जो सभी बैंक शाखाओं को इसमें निर्देश दे चुके हैं दोस्तों। और जो प्रयागराज का खाता है यहाँ पर उन्होंने अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नाम ये सारा दे दिया। अर्थात इसमें सीधी परिभाषा ये है कि जिस पेंशनर के डेथ के बाद यदि कोई भी नॉमिनी उसमें नहीं है या कोई उसको निकाल नहीं पा रहा है, उसके खाते में पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, ऐसी हालत में वो पीसीडीए प्रयागराज को बैंक पैसे को लौटाएगा और वह उस पैसे को फिर आरबीआई में जमा कर देगा। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।